नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में महंगाई के सपोर्टर की तरह क्या बेरोजगारी के भी सपोर्टर होते हैं? जब भी लाखों की संख्या में नौजवान सरकारी भर्ती की परीक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कोसने वाले आ जाते हैं कि सरकार कितनों को नौकरी देगी, अपना बिजनेस क्यों नहीं करते, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते। अगर प्राइवेट सेक्टर नौकरियां दे रहा होता तो फिर सरकारी नौकरियों के लिए भीड़ क्यों आती। अब तो सरकारी नौकरी में पेंशन भी नहीं है, वेतन भी ज्यादा नहीं है, फिर ऐसा क्यों है कि 10 पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, 10 लाख फॉर्म भर दिए जाते हैं। मेरा सवाल इतना सा है कि क्या महंगाई के सपोर्टर वाले देश में बेरोजगारी के भी सपोर्टर होते हैं? हर राज्य और हर दल की सरकार में नौजवानों का आंदोलन चलता रहता है। हर जगह पर भर्ती प्रक्रिया में इतनी बेईमानी और धांधली है कि कोई भी रिजल्ट बिना संदेह और मुकदमों के पूरा नहीं होता। कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारों में नौजवान भर्ती निकालने, भर्ती कराने के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं। ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड कराते रहते हैं। गोदी मीडिया में इनका कवरेज नहीं होता और जहां होता है वहां भी कभी कभार होता है। जब कवरेज होता है तब भी कुछ नहीं होता। कोई नहीं बता सकता कि जब यही नौजवान मतदाता बनते हैं तब वोट धर्म और जाति के आधार पर देते हैं या नौकरी और स्वास्थ्य की। जिस देश में इतनी बेरोजगारी है, उस देश की राजनीति में धर्म के नाम पर नफरत का बोलबाला क्यों है? क्या नफरत से भरी धर्म की राजनीति में युवा शामिल नहीं? दूसरी बात है कि किसी भी दल के पास रोजगार को लेकर उठ रहे इन प्रश्नों का ठोस जवाब नहीं है। तीसरी बात, नौजवानों की यह भीड़ बेरोजगारों की तो लगती है, लेकिन अपने अपने राज्यों में भी अपनी अपनी परीक्षाओं में बटी हुई है। इनका आंदोलन अपनी भर्ती, अपनी परीक्षा का आंदोलन है। रोजगार को लेकर आज की राजनीति कैसे और क्या सोचे, उसे लेकर नहीं है। हमारा आज का सवाल सिंपल है, क्या महंगाई के सपोर्टर वाले देश में बेरोजगारी के भी सपोर्टर होते हैं? क्या आप बेरोजगारी के सपोर्टर को पहचानते हैं? मैं एक कैटेगरी को जानता हूं। कई युवाओं ने बताया कि उनकी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में रिटायर्ड अंकिल लोग भर्ती परीक्षा के आंदोलन को लेकर अच्छी बातें नहीं लिखते हैं। यही लिखते हैं कि सरकारी नौकरी की मांग करने वाला युवा नकारा है, जबकि ये खुद सरकारी नौकरी कर चुके होते हैं और 2004 के पहले की नियुक्ति वाले हैं तो पेंशन भी लेते हैं। इन रिटायर्ड अंकिलों ने एक और काम किया है, फैमिली ग्रुप में धर्म के नाम पर नफरती सामग्री ठेल ठेल कर घर परिवारों की बातचीत का माहौल बदल दिया है। इंडिया और विदेशों में रहने वाले एनआरआई रिटायर्ड अंकिलों से सावधान रहिए। बुल्लीबाई ऐप के मामले में गिरफ्तार मयंक रावत, विशाल और श्वेता सिंह की कहानी कुछ यही कहती है। विशाल झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत के दिमाग में जहर कहां से आया, आप जानते हैं। सवाल वही है कि क्या हम रोजगार को लेकर बात कर सकते हैं या धर्म के नाम पर ही राजनीति होती रहेगी? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का ताजा सर्वे है कि दिसंबर 2021 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.9% हो गई। भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 9.3% है। मतलब यही है कि काम नहीं मिल रहा। आमतौर पर 4% की बेरोजगारी दर ही बहुत है, लेकिन यह काफी ज्यादा है कि यह दर 8.3 पर पहुंच गई है। यह सिर्फ एक सर्वे है, उनका है जो काम मांगते हैं। इस सर्वे में वे बेरोजगार शामिल नहीं हैं जिन्होंने काम न मिलने से काम मांगना ही छोड़ दिया है। अगर सारे बेरोजगार काम मांगने आ जाएं तो बेरोजगारी की असली दर 7.9% से भी ज्यादा हो सकती है। राज्यों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस हो या बीजेपी, हर किसी की सरकार में बेरोजगारी का आलम भयावह है। दिसंबर के महीने में हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.1%, राजस्थान में 27.1% और बिहार में 16% हो गई। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी की दर 15% पर पहुंच गई। राजस्थान में 2.5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने के पोस्टर लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर के साथ।
लेकिन यहां भी रीट परीक्षा की सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन चल रहा है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर में राजस्थान भारत में दूसरे नंबर पर है। तो 19-20 में 40.9 करोड़ नौकरियां थी भारत में, और अब उससे 30 लाख कम है दिसंबर में। तो ये पहली चिंताजनक बात है कि 18 महीने हो गए लॉकडाउन हुए और कुछ रिकवरी हुई, फिर सेकंड वेव आया, थर्ड वेव आ रहा है, लेकिन अभी भी जहां तक नौकरियों का सवाल है अभी भी बराबर से वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पहले थे पौने 2 साल पहले। दूसरी बात चिंता वाली ये है कि ये जो नौकरियां है अभी वो पहले के मुकाबले उस किस्म की नहीं है जिस पर हमें गर्व हो सके। मतलब कि जो वेतन पाने वाली नौकरियां हैं, जिनको लगातार महीने महीने सैलरीज मिलती रहती हैं, वो सैलरीड एम्प्लॉइज की तुलना बाकियों से कम हो गई है। इस इंटरव्यू से कुछ बातें निकल कर आती हैं। नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है, पहले की तुलना में नौकरियां स्थायी खराब होती जा रही हैं और सैलरी घटती जा रही है। क्या आप धर्म और धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति से इसे ठीक कर सकते हैं? कर लीजिए। महेश व्यास के सर्वे से एक और बात निकल कर आई। एक तरफ हरियाणा और राजस्थान में बेरोजगारी की दर भयंकर है, 2 अंकों में है, वहीं यूपी में 4.9% है। तो क्या यूपी में सबको रोजगार मिल रहा है या कुछ और कारण है? बेरोजगारी की दर जो होती है वो सिर्फ एक इंडिकेटर है। यदि लोग नौकरी पाने के लिए इच्छुक हैं और वो अपने आप को नौकरी के लिए अवेलेबल करते हैं लेबर मार्केट में, तभी उनकी तुलना अनएम्प्लॉयमेंट में गिनी जाती है। लेकिन यदि लोग हताश होकर के घर चले जाएं और नौकरी ढूंढने की चेष्टा ही नहीं करें, तो उनको बेरोजगारी की दर में नहीं गिना जाता है। तो अक्सर ये होता है कि लोग रोजगार लेने की कोशिश करते हैं और यदि कई महीनों तक नौकरियां नहीं मिलती हैं तो हताश होकर के, निराश होकर के चले जाते हैं, और इससे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लेबर फोर्स कम हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि लेबर फोर्स घट गया है। बाकी प्रांतों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये इतना हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साथ साथ में कम हो गया है। मतलब कि लोग इतने हताश हो गए कि अब वो नौकरी ढूंढने की इच्छा भी छोड़ चुके हैं। यूपी का नंबर कम है क्योंकि लेबर मार्केट में यूपी के नौजवान आ ही नहीं रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। महेश व्यास कहते हैं कि बेरोजगारों में उसे गिना जाता है जो काम मांगने घर से निकलता है। अगर काम ना मिले और घर से निकलना बंद कर दे तो उसकी गिनती नहीं की जाती है। यूपी में यही हुआ, इसलिए यूपी में दिसंबर के महीने में बेरोजगारी की दर 4.9% हो गई। इसे समझने के लिए अमर उजाला में छपी 2 खबरों की कतरनें दिखा रहा हूं। पहली खबर प्रतापगढ़ जिले की है, जहां 500 रुपए का भत्ता लेने के लिए BA और MA की डिग्री वाले बेरोजगार भी श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। प्रतापगढ़ की आबादी 32 लाख से कुछ अधिक है, लेकिन यहां 12.5 लाख लोगों ने 500 का भत्ता लेने के लिए श्रमिक कार्ड बनवा ली है। अखबार ने लिखा है कि इसके पहले जिले में 1.46 लाख श्रमिकों का ही पंजीकरण था, लेकिन इसकी संख्या 12.5 लाख से अधिक हो चुकी है। इस योजना के तहत मार्च 22 तक 500 की राशि दी जाएगी। अमर उजाला में ही बलिया से ऐसी ही एक खबर छपी कि 500 का भत्ता प्राप्त करने के लिए BA MA पास श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। यहां 11.5 लाख लोग पंजीकरण करा चुके हैं। यूपी सरकार अखबारों में विज्ञापन दे रही है कि 1.5 करोड़ कामगारों के खाते में 1500 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। क्या चुनाव जीतने के लिए इन खातों में पैसा दिया जा रहा है, वो भी मार्च 2022 तक के लिए? जनपद बलिया को 15,31,007 का लक्ष्य दिया गया था और उसके सापेक्ष जिला प्रशासन के द्वारा और CSC के द्वारा और श्रम विभाग के सौजन्य से 11,47,954 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है और 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भरण पोषण भत्ता
जो कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन को देखते हुए 500 रुपये की दर से 4 किस्तों में दिया जाना था। तो 2 मंथ का एक साथ 1000 का भुगतान 2,50,966 लोगों को प्रेषित किया गया है। एक तरफ रोजगार न मिलने के कारण नौजवानों ने काम मांगना बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीए एमए पास नौजवान मात्र 500 रुपए के भत्ते के लिए श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं। इसका जवाब आप खोजेंगे तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, क्यों यूपी में राजनीति में धर्म का नशा छाया हुआ है और धर्म के नाम पर केवल नफरत की बातें हो रही हैं। भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी 32वें नंबर पर है, निचले पायदान पर। इसलिए लोग 500 रुपए के लिए श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं। सरकार का एक और विज्ञापन इस राज को उजागर कर देता है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूपी के 15 करोड़ गरीब परिवारों को मार्च 2022 तक के लिए महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा। चुनाव के कारण अलग से इसके लिए थैला बनवाया गया है, जिसका खर्चा हमें नहीं मालूम। एक गरीब प्रदेश में मुफ्त राशन इतने रंगीन झोले में दिया जा रहा है तो जरूर यह विकास की कोई नई तस्वीर होगी। इस विज्ञापन के बगल में डबल इंजन सरकार की तरफ से 3 पैकेटों का भी अलग से फोटो है। 1 किलो चना, 1 किलो नून, 1 किलो तेल के पैकेट पर डबल इंजन सरकार के दोनों चेहरे हैं। अगर एक्सप्रेसवे और मेट्रो से इतना विकास हो गया है तो फिर यूपी में 15 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन पर निर्भर क्यों हैं? इतनी गरीबी क्यों है कि 500 रुपए के लिए लोग लाखों की संख्या में श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं जो श्रमिक नहीं है? यूपी सरकार की एक वेबसाइट है, यूपी रोजगार संगम। यह राज्य सरकार की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का मकसद है कि काम मांगने वाले और काम देने वाले दोनों एक जगह पर आ जाएं। इसके डैशबोर्ड पर काम मांगने वालों की संख्या 40,89,000 से अधिक है और यहां खाली वैकेंसी की संख्या 8,702 है। क्या यह संख्या महेश व्यास की बात सही साबित नहीं करती कि काम ही नहीं है? यहां करीब 41 लाख लोग काम मांग रहे हैं मगर उनके लिए काम नहीं है। जाहिर है वे लेबर मार्केट में जाना छोड़ देंगे और बेरोजगारी की संख्या कम दिखेगी, लेकिन संख्या तो यहां दिख रही है सरकार की ही वेबसाइट पर। और ये लोग कौन हैं? ये सारे भाई बहन किस देश के हैं? क्या ये जौनपुर और बलिया के लग रहे हैं? क्या हमारे यूपी के नौजवान इस तरह से दांत चियार कर फोटो नहीं खिंचा सकते थे? जब वे 500 रुपए के लिए श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं तो फोटो भी खिंचा सकते हैं। क्या हमारे बेरोजगार इन लोगों से कम हैंडसम हैं? और ये हंस क्यों रहे हैं? क्या इन विदेशी बच्चों को यूपी में नौकरी मिली है? मुख्यमंत्री वाई आदित्यनाथ को तुरंत इन विदेशी बच्चों के फोटो को हटाकर यूपी के लड़कों का लगा देना चाहिए। नौकरी भले ना मिले, लेकिन फोटो में तो यूपी के लड़कों का हक नहीं मारा जाए। डू यू गेट माई पॉइंट? विज्ञापनों में जिन बातों का दावा किया जा रहा है उसे लेकर उन अखबारों में सवाल करती हुई आपको कोई खबर नहीं दिखेगी। इस तरह से विज्ञापन में किए गए दावे ही तथ्य बन जाते हैं। क्या आपने रोजगार को लेकर यूपी के अखबारों में कोई व्यापक रिपोर्टिंग देखी है? विज्ञापन में 4.5 लाख नौकरी का दावा करने वाली योगी सरकार बता दे कि इनकी भर्ती की अधिसूचना कब निकली, किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी मिली है, ठेके की है या परमानेंट है। दिल्ली में लगे इस होर्डिंग में दावा किया गया है कि 1.5 लाख महिलाओं को नौकरी दी गई है। 1.5 लाख महिलाएं किस विभाग में नियुक्त हो गई, कब? अगर 4.5 लाख भर्तियां हुई हैं तब फिर आए दिन यूपी से भर्ती परीक्षा को लेकर आवाज क्यों उठती रहती है? वैसे यूपी सरकार जब 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है तो दिल्ली की मोदी सरकार भी ऐसा ही एक विज्ञापन निकाल दे कि उसके तमाम विभागों में कितनी नौकरियां दी गई हैं। मोदी सरकार ऐसा विज्ञापन क्यों नहीं देती है? रोजगार के मुद्दे की लड़ाई धर्म के नाम पर नफरत के मुद्दे से है। जितना ज्यादा नफरती भाषणों का शोर बढ़ेगा, रोजगार का मुद्दा पीछे जाएगा। हमने प्रयागराज में रहने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेता अवनीश पांडे से बात की। पूछा कि 4.5 लाख भर्तियां हुई हैं, इस पर उनका क्या कहना है? जितना परीक्षा नियामक संस्था, जितना नौकरी देने वाली संस्था है, सारी संस्थाओं को जोड़ भी दिया जाए तभी इस 5 साल में आंकड़ा जो सरकार दे आएगा नहीं। सही बात है कि सरकार से युवाओं की नाराजगी की वजह है कि जो भी वादे किए थे
सरकार ने सीबीआई जांच करेंगे। 5 साल में लोक सेवा की सीबीआई जांच के नाम पे केवल 2 FIR हुआ है और गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, जबकि 600 भर्तियों की जांच होनी है, इसमें 40,000 लोगों की जांच चल रही है। दूसरा, युवाओं को लगा था पारदर्शितापूर्ण तरीके से सारी भर्तियों को संपादित किया जाएगा। कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा हो, सारी भर्तियों में पेपर लीक हो रहा है। उम्मीद है यूपी सरकार अगले विज्ञापन में 4.5 लाख सरकारी नौकरी के दावे की जगह इस बात की जानकारी देगी कब, कहां और किस मोड़ पर किस विभाग में नौकरियां दी गई हैं। 20 दिसंबर को द वायर में संतोष मेहरोत्रा ने एक लेख लिखा है। इसमें भी यही सवाल है कि 4.5 लाख नौकरियां कब और कहां दी गई हैं। इस लेख में ट्विटर पर युवा हल्ला बोल नाम के एक अकाउंट का जिक्र है जिसे ब्लू टिक मिला है। इस अकाउंट को 35,000 नौजवान फॉलो करते हैं। अगर यूपी सरकार इस पर जवाब दे तो हम प्राइम टाइम के अगले अंक में जरूर शामिल करेंगे। युवा हल्ला बोल के अनुपम से हमने बात की। सरकार से हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं है, मतलब युवाओं में ही योग्यता नहीं है। इसके बाद जब 17 सितंबर 2020 को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर जुमला दिवस मनाया तो उसके तुरंत बाद अखबारों में यह खबर आ गई कि मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और इस तरह की बातें होने लगी कि फिर से अब सभी पदों को भर दिया जाएगा, खूब सारी नौकरियां आएंगी। ये आम बात है उत्तर प्रदेश के लिए। अखबारों में अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि 3 महीने में इतनी नौकरियां आएंगी, 6 महीने में इतनी नौकरियां आएंगी, इस विभाग में ये हो जाएगा, जबकि सच्चाई को अखबारों में जल्दी जगह नहीं मिलती है। जब हमारे एक साथी ने, जो ये जनवरी-फरवरी 2021 की बात है, जब सरकार ने यह बोलना शुरू कर दिया कि 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दे दी गई है इसी कार्यकाल में, तो हमारे एक साथी ने आरटीआई के जरिए पूछ लिया कि ये जो सरकारी नौकरियां हैं इनका विभागवार ब्यौरा क्या है, कब और कहां किन विभागों में ये नौकरियां दी गई हैं। तो सरकार के कार्मिक विभाग ने यह जवाब दिया कि उनको कोई सूचना ही नहीं है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में जिन आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही है उसका क्या आधार है ये सरकार को खुद नहीं पता है। 1,11,000 से ज्यादा तो पुलिस विभाग में रिक्तियां हैं गृह मंत्रालय के अनुसार, और इन रिक्तियों का असर सिर्फ बेरोजगारी पे नहीं पड़ रहा है, इन रिक्तियों का असर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, सब पर पड़ रहा है। 4.5 लाख नौकरियां कब और किसे दी गई हैं, लेकिन यूपी के अखबारों की खबरों से यह भी पता चलता है कि हाल के 2-3 महीनों में कुछ भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और कई भर्तियां निकाली गई हैं। वे नौकरियां इस 4.5 लाख से अलग हैं या इसी में हैं, पता नहीं। दरोगा भर्ती और शिक्षक भर्ती की परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। चुनाव आ गए हैं तो भर्तियां निकल रही हैं और भत्ते बांटे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखकर विपक्षी दल बहुत खुश ना हो। झारखंड और राजस्थान और पंजाब से आए दिन युवा भर्ती परीक्षाओं को लेकर लिखते रहते हैं। भर्तियां भी होती हैं तो ठेके की नौकरी की ज्यादा होने लगी हैं, कम वेतन वाली। यह तस्वीर 2017 की है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार देंगे। इसमें साफ नहीं कि 70 लाख में से सरकारी नौकरियां कितनी होंगी। इसके नीचे लिखा है कि सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर सारी भर्तियां पूरी कर दी जाएंगी। क्या बीजेपी बताएगी कि 90 दिनों के भीतर कितनी भर्तियां पूरी हुई? इसी में यह भी लिखा है कि सरकार बनने पर यूपी में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरियों को प्रदेश के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस संबंध में बीजेपी के ही विधायक बिमला सिंह सोलंकी ने सवाल पूछा तो विधानसभा में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, ऐसी कोई नीति नहीं बनी है, ना इसका प्रस्ताव है। मंत्री का जवाब 2021 का है, यानी 4 साल बीत गए। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 2021 तक 1.5 लाख पुलिस की बहाली पूरी करनी है। क्या यह संख्या भी 4.5 लाख की भर्ती में शामिल है? क्या पूरी हुई? नौकरियों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी जांच आप कैसे करेंगे? यह पहाड़ काटकर रास्ता बनाने जैसा है। हम एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ की टीम भी हमारी मदद करेगी। 2017 में यह खबर पत्रिका और बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है। इसमें लिखा है कि सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। राज्य में 25,000 सूर्य मित्रों की नियुक्ति के लिए मई 2017 में ही अधिसूचना जारी होने वाली है। यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी नेडा को 25,000 सूर्य मित्र नियुक्त करना था, जिनका काम सौर ऊर्जा के उपकरणों का प्रचार प्रसार करना है। सरकार को बताना चाहिए कि अखबारों में यह खबर सही छपी थी या गलत, और गलत छपी थी तो क्या उस वक्त खंडन किया गया था,
तब तक मेरा सवाल सिंपल है, 25,000 सूर्य मित्र की भर्ती का विज्ञापन कब निकला? कितनी सैलरी पर सूर्य मित्र किस किस जिले में तैनात किए गए? जवाब खोजने के लिए हमने थोड़ी कोशिश और की, लेकिन यूपी नेडा की वेबसाइट पर पता नहीं चला कि 25,000 कब नियुक्त हुए, कहां तैनात हुए। और रिसर्च किया तो पता चला कि सूर्य मित्र भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की एक योजना है। 2015 में यह योजना लॉन्च हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE की साइट से पता चला कि यह संस्था सूर्य मित्र बनाने की ट्रेनिंग देती है। 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स है। इस संस्था को देश भर में 2015 से 20 के बीच 50,000 सूर्य मित्र बनाने थे, लेकिन 5 साल में यह टारगेट पूरा नहीं हुआ। 47,166 सूर्य मित्र को ही ट्रेनिंग मिली। दरअसल बेरोजगारों को भी मैं समझ गया हूं। अगर आप उन्हें एक हाथ से नफरती पत्र और एक हाथ से नियुक्ति पत्र देंगे तो मुमकिन है कि आज का युवा नियुक्ति पत्र छोड़कर नफरती पत्र ले लेगा। ट्विटर पर ट्रोल बनने में जो आनंद है वो अब अफसर या नौकरी करने में नहीं है। अगर यह आनंद नहीं मिलता तो विशाल झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह जैसे नौजवान बुल्ली बाई ऐप बनाने के मामले में नहीं पकड़े जाते। कितना दुखद है। कहां तो युवाओं को सूर्य मित्र बनाना था, कहां वे मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने लगे। क्या वाकई भारतीय संस्कृति गौरव के इन्हीं दिनों का इंतजार कर रही थी? बहरहाल हम अभी भी सूर्य मित्र को लेकर परेशान हैं। बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में 16 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एक जवाब दिया है कि 2015-16 से 2019-20 के बीच 5 साल में यूपी में केवल 165 महिलाओं को सूर्य मित्र की ट्रेनिंग दी गई, वो भी 12 जिलों से केवल 165 को। गोरखपुर से किसी महिला को सूर्य मित्र की ट्रेनिंग नहीं मिली है। प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं सूर्य मित्र की ट्रेनिंग देती हैं। अगर ट्रेनिंग की संख्या की यह हालत है तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 25,000 सूर्य मित्र कहां से रखे गए होंगे। यदि रखे गए हैं तो क्या रखे गए हैं तो वो भी सरकार हमें बताए, उसके जवाब का इंतजार रहेगा। भारत सरकार के अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक सालाना रिपोर्ट है जो 2020-21 की है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है, यूपी की नहीं। इसमें बताया गया है कि यूपी में 5 साल के दौरान यानी 2020 तक 4,212 सूर्य मित्रों को ही ट्रेनिंग दी गई है। क्या ट्रेनिंग पाए इन 4,212 नौजवानों को सूर्य मित्र की नौकरी मिली है? इस नौकरी के लिए विज्ञापन कब निकला? अधिसूचना कब जारी हुई? 2017 में 25,000 सूर्य मित्र को नौकरी पर रखने की बात थी, उसका क्या हुआ? क्या वो बात ही नहीं थी? इस मुद्दे को अब छोड़ देते हैं, फ्लैशबैक में देखते हैं कि अखबारों में सरकारी भर्ती को लेकर क्या क्या छपा। कुछ ऐसी खबरें दिखाना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से छपी हैं। इन बयानों में हर साल अलग अलग संख्या में सरकारी नौकरी देने की घोषणा है। उस साल उतनी सरकारी नौकरी दी गई या नहीं, इसका जवाब जानने के लिए यूपी के युवाओं को सपना देखना होगा। जिस सपने में इन दिनों भगवान आते हैं बताने के लिए कौन कहां से चुनाव लड़े। बीजेपी के एक नेता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। तो बेस्ट है कि युवा सोया करें ज्यादा, ताकि सपने आए और सपने आ जाएं तो उनमें भगवान जी आ जाएं। बहरहाल हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते थे, ले जा रहे हैं। पत्रिका अखबार की यह हेडलाइन 19 मार्च 2018 की है। 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 2018 में 4 लाख युवाओं को देने जा रहे हैं सरकारी नौकरी। क्या वाकई 2018 के साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी? इस हेडलाइन को खोजो, सपने में खोजो या यूपी में खोजो, बट गाइस फ्रॉम यूपी लेट्स सर्च फॉर इट ना, स्पीक इन इंग्लिश। इस हेडलाइन को पढ़कर यूपी में कितना अच्छा माहौल बना होगा उस वक्त। 2018 के बाद जब 2019 आया, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हमने कई बार देखा है, जब भी बेरोजगार के मसले पर प्राइम टाइम करता हूं, लोग बोर हो जाते हैं, यूट्यूब में व्यूज कम हो जाता है, बेरोजगार भी नहीं देखते हैं, बाकी धर्म की राजनीति में लगे होंगे। चलिए, आप बोर भी हो रहे हैं, तब भी बताना चाहता हूं कि 2019 में क्या हुआ। 2018 में सीएम का बयान छपा कि 1 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 2019 में छपा कि 2 लाख नौकरी देंगे। 2 लाख नौकरी हेडलाइन में ही गायब हो गई। कभी ऐसी हेडलाइन नहीं छपी कि 2018 में 4 लाख नौकरी की बात की थी, 2019 में पूरी कर दी गई।
यह 27 सितंबर 2019 का हिंदुस्तान अखबार है। हेडलाइन है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, योगी सरकार ने बनाया ब्लूप्रिंट। इसी दिन नवभारत में भी खबर कुछ और छपती है। इसमें नौकरी की संख्या 1 लाख हो जाती है। लिखा है यूपी में जल्द आएंगी 1 लाख सरकारी नौकरियां, योगी आदित्यनाथ। खबर के भीतर लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है शिक्षा सहित अन्य विभागों में जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इस समय करीब 1 लाख पदों पर भर्ती चल रही है। यह पुरानी खबर है, यह 4-5 महीने में पूरी हो जाएगी। सरकार 2.5 साल में 2.25 लाख नौकरियां दे चुकी हैं, इस खबर में लिखा है। ऐसी ही कई खबरें उस दौरान छपती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग हेडलाइन, अलग अलग हेडलाइन में अलग अलग संख्या। खेल तब हो रहा था या अब हो रहा है? इन खबरों को जोड़ दीजिए तो केवल दावों के हिसाब से सरकारी नौकरी की संख्या 8 से 10 लाख हो जाती है। लेकिन सितंबर 2019 का अखबार कहता है कि 2.5 साल में 2.25 लाख नौकरियां दी गई। 2018 में सीएम का बयान छपता है कि उस साल 4 लाख नौकरी देंगे। 2019 में हेडलाइन छपती है कि 2 लाख नौकरी देंगे। कुछ और हेडलाइन इस तरह की छपती रहती हैं। दावों में इतना अंतर है कि सब छूम अंतर हो जाता है। तब अखबार सही थे या अब सही हैं? इस सवाल का जवाब आपको 20 साल बाद मिलेगा, जब आपके सपनों के टेंट और तंबू उखड़ चुके होंगे। मैं 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई विभिन्न भर्तियों की परीक्षा देता हूँ। खासकर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो अपनी भर्तियाँ होती हैं उनकी मैं परीक्षा देता हूँ। बट अभी जो इंजीनियर जो निकल रहे हैं और जो भर्तियां निकल रही हैं उनके प्रोपोर्शन में वो उतनी नहीं निकल रही हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर इंजीनियर निकलते हैं पूरे इंडिया से या यूपी से ही मान लीजिए तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मान लीजिए मैक्सिमम। और भर्तियां निकलती हैं हमारे पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग यूपी, कोई सा भी स्टेट ले लीजिए आप, 10,000, 1,000, 200, 300 दिन प्रतिदिन भर्तियों की संख्या कम होती जा रही है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 8 साल से मैं यूपी गवर्नमेंट के फॉर्म डाल रहा हूँ। जहाँ जहाँ निकलते हैं फॉर्म वहाँ भरता हूँ। ये मेरा लखनऊ मेट्रो का फॉर्म है, ये मैंने डाला है। योगी जी कहते हैं कि जो 1.5 करोड़ नौकरियाँ दी हैं वो 1.5 करोड़ नौकरियाँ पता नहीं किस किस को दी हैं उन लोगों ने, पर मेरे को तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल रही है। और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मेरे पे पैसा भी नहीं रहा है कि जिससे कि मैं सरकारी फॉर्म भर सकूँ। फ्लैशबैक में देखने पर शक हो जाता है कि क्या उस समय अखबार गलत सलत लिख रहे थे या खबर छपवाने के लिए सरकार कुछ भी दावे कर रही थी। गलत सलत हम एक बार और आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं। 12 जून 2021 की खबर है। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए 2021 के साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। क्या पिछले साल 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं? क्या अखबार कुछ भी छाप रहे हैं? क्या अखबारों में यह भी मिला है कि दिसंबर 2020 में यूपी सरकार ने मिशन रोजगार लॉन्च किया है? इसके तहत मार्च 2021 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। अब अगर यह खबर बिना किसी त्रुटि के छपी है तो 3 महीने में 50 लाख रोजगार देने का यह कौन सा मिशन था और कितनी कामयाबी मिली, यूपी सरकार को बताना चाहिए। कितनी पड़ताल करेंगे, रहने देते हैं। यूपी के नौजवानों को अपना भविष्य मालूम है। उनके सपनों में मंदिर और माफिया से लैश भाषण उबाल भर रहे हैं। उन सपनों को कोई नहीं बदल सकता। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय निचले पायदान पर हो, जिस राज्य के BA MA पास युवा 500 रुपए के लिए श्रमिक कार्ड बनवा रहे हो, उस राज्य के नौजवानों के ख्वाब क्या हैं, नेताओं को ठीक से मालूम है। यूपी की जवानी अगर अपनी यही कहानी लिखना चाहती है तो बस इतना पूछ लीजिए, ये कहानी वे खुद लिख रहे हैं या कोई और लिखवा रहा है। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। राजनीति की भाषा में दीमक लग गया है, इसलिए राजनीति में टर्माइट, गिरगिट और न जाने क्या क्या इस्तेमाल होने लगा है। मां से माफिया, माफिया में केवल मां से मुसलमान अपराधियों के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका नाम धनंजय सिंह है। वे पूर्व सांसद हैं, हत्याकांड में आरोपी हैं और पुलिस के लिए फरार हैं। पुलिस ने धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम रखा है, मगर धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह बताएं कि धनंजय सिंह क्या हैं और विकास दुबे क्या था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने की वीडियो
ट्वीट कर दिया है और लिखा है कि बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह के अगले भाषण का इंतजार कीजिए। निजाम की तरह क्या वे विकुआद कहेंगे? यानी विकुआद का मतलब हुआ व से विकास, क से कुलदीप सिंह सेंगर, आ से हुआ आशीष और ध से हुआ धनंजय सिंह। क्या वे ऐसा कहेंगे? इनके पहले अक्षर को लेकर कोई नया जुमला बनाएंगे। निजाम और विकुआद नहीं चलेगा। रोजगार अब एक मरा हुआ मुद्दा है, इतना मर चुका है कि इसकी औपचारिकता निभा दी जाती है। पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे दिमाग में श्वेता सिंह, विशाल झा और मयंक रावत की तस्वीरें घूमती रहीं। 3 जनवरी के प्राइम टाइम में हमने दिखाया भी था कि मुस्लिम महिला पत्रकारों, बुजुर्ग महिलाओं की बोली लगाने का एक ऐप आया है। इसके प्रचार के लिए ट्विटर पर खाते खोले गए हैं। हमें इसके पीछे का कारण तो पता था, लेकिन कौन है यह नहीं पता था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 युवाओं को पकड़ा है। 20-21 साल का मयंक रावत, विशाल झा, श्वेता सिंह पर आरोप है कि इन्होंने कथित रूप से बुल्ली डील ऐप बनाए, इसके प्रचार के लिए ट्विटर अकाउंट खोले हैं। श्वेता के माता पिता नहीं हैं, 12वीं की छात्रा हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। इन लोगों के दिमाग में जहर किसने भरा है? किस विचारधारा से इन्हें किसी समुदाय से इतनी नफरत करने की सीख दी गई कि ये लड़कियों और औरतों की बोली लगाने का सपना देखने लगे? इस सवाल पर एनआरआई रिटायर्ड अंकिल वीडियो कॉल बंद कर देंगे पक्का। यह होना था। साल दर साल हमने प्राइम टाइम में इसे लेकर आपको चेताया। चेतावनी आज भी दे रहा हूं, ब्रेक लेने से पहले ठीक से देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ राजनीतिक तू-तू मैं से आप किनारे नहीं लगा सकते। यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिरोजपुर की रैली में जा रहे थे तो क्या उनके कार्यक्रम में हुसैनी वाला जाना भी शामिल था? 3 जनवरी को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से जो जानकारी दी गई उसमें हुसैनी वाला जाने का जिक्र नहीं है। इसमें फिरोजपुर की रैली का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की बुनियाद रखने वाले हैं। लेकिन हुसैनी वाला के शहीद स्मारक जाने की कोई जानकारी 3 जनवरी के पीआईबी की प्रेस रिलीज में नहीं दी गई है। सवाल यह है कि हुसैनी वाला जाने का इरादा कब हुआ, इसके लिए कार्यक्रम कब बना, इसके लिए पंजाब पुलिस ने कब अनुमति दी और क्या बताया कि रास्ते में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, पंजाब पुलिस के अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, उसकी जो एजेंसियां हैं, उन लोगों की क्या टिप्पणियां थी, उनके क्या इनपुट थे? आज प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ जो भी हुआ है उसे लेकर पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें हुसैनी वाला का जिक्र है, 3 जनवरी वाले में नहीं। आज के पीआईबी की रिलीज के अनुसार बठिंडा में जहाज से लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से हुसैनी वाला जाना था, जहां शहीदों का स्मारक है। बारिश के रुकने का इंतजार हुआ, लेकिन जब नहीं रुकी तब सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया गया। 2 घंटे की यात्रा थी। पंजाब पुलिस के महानिदेशक से हरी झंडी मिलने के बाद वे सड़क मार्ग से रवाना हुए। लेकिन शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले का रास्ता रोक दिया। यह बहुत सीरियस है। प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट तक रुका रहा। उसके बाद काफिला वापस एयरपोर्ट आ गया और प्रधानमंत्री दिल्ली। यह कोई सामान्य चूक नहीं है, लेकिन यह चूक हुई कैसे? क्या केवल पंजाब पुलिस से अनुमति ली गई या गृह मंत्रालय की सहमति थी? प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने वाली खुफिया एजेंसियों ने क्या इसकी मंजूरी दी थी? क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि किसान पहले से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होने के बाद किसान वहां पहुंचे हैं? अगर यात्रा शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं, तब इन्हें प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में क्यों आने दिया गया? और यह भी जानना जरूरी है कि फ्लाईओवर पर काफिला पहुंचने से पहले
क्या प्रधानमंत्री के काफिले को इसकी सूचना दी गई थी कि आगे रास्ता बंद है? गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया कि एसपीजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार प्रधानमंत्री की रैली के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। प्रधानमंत्री ने अचानक सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का फैसला किया, जो पहले से तय नहीं था। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग पंजाब में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का विरोध कर रहे हैं। उनसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 दौर की बातचीत भी की है। वे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सवाल वही है कि क्या पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि रास्ते में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जाना सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन समाचार एजेंसी ANI ने खबर दी है कि उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। किस अधिकारी से प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह पता नहीं। इस पर किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया है कि मोदी जी आप जिंदा वापस आ गए, मगर हमारे 700 भाई बहन किसान जिंदा वापस नहीं आ सके। 2 दिन पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने कहा कि कई 100 किसान मरे हैं, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या वे किसान मेरे लिए मरे हैं? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था।